औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हमने पहले काव्स के अंदर र्यूमन की डेवलपमेंट में बात की थी कि काव्स के लिए र्यूमन क्यों ज़रूरी है, र्यूमन की डेवलपमेंट हमें कैसे करनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेसेस या क्या क्या चीज़ें जो है ना फीड के अंदर हम ऐसी करें कि जिससे काव की जो है ना र्यूमन की डेवलपमेंट वो तेज़ हो, जल्दी हो और काव्स जो है ना डायरिया वगैरह से या कोई भी उसको जो है ना इम्यून सिस्टम के या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनसे बच सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, या हम अपनी प्रोजनी जो है ना फार्म के ऊपर अच्छी जो है ना डेवलप कर सकें, काव्स को बचा सकें। तो इस पे जो है ना हमने काव्स के अंदर ह्यूमन की डेवलपमेंट जो है ना उस पे बात की थी। आज हम उसी लेक्चर को कह लें या उसी जो है ना वीडियो के दूसरे हिस्से को लेके आगे बढ़ने लगे हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट पे हमने बात कर ली हुई है, लेकिन आज हम बात करने लगे हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हो रही होती है उस पे क्या क्या चीज़ें जो है ना असरअंदाज होती हैं, उसको क्या क्या चीज़ें जो है ना मुतासर कर सकती हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो र्यूमन और रेटिकुलम और ओमेज़म ये तीनों जो है ना मिल के यानी कि रेटिकुलम, र्यूमन और ओमेज़म इन तीनों का साइज़ इतना ही होता है जितना कि काफ के अंदर एबोमेज़म का साइज़ होता है। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि काव्स के अंदर जो है ना र्यूमन की डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि काव्स का जो है एबोमेज़म वो इन तीनों के बराबर होता है जब काव एक पैदा होता है उसके लिए। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा जो है ना काव्स के अंदर सारी डाइजेशन जो है ना वो एबोमेज़म के अंदर होनी होती है कि क्योंकि काव का एबोमेज़म जो है ना वो बड़ा होता है, इसलिए उसकी सारी डाइजेशन जो है ना एबोमेज़म के अंदर होनी है। तो इसीलिए जो है ना ह्यूमन रेटिकुलम जो है ना आप कह लें कि 8 to 12 वीक्स जो है ना 8 से 12 हफ्तों के अंदर जो है ना वो फुली जो है ना साइज़ उसका डेवलप होता है। ह्यूमन का रेटिकुलम का 8 से 12 वीक्स के अंदर जो है ना अडल्ट वो बन सकता है। और ओमेज़म जो है ना उसके लिए जो है ना 34 से 48 हफ्ते जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। 34 से 48 हफ्तों के अंदर जो है ना वो ह्यूमन ओमेज़म जो है ना वो फुली जो है ना अडल्ट साइज़ जो है ना आप कह सकते हैं कि वो अटेन कर सकता है। तो एबोमेज़म का क्या फ़ंक्शन होता है? एबोमेज़म जो है ना वो काव्स के अंदर जो है ना क्योंकि सारी डाइजेशन फीड की जो है ना एबोमेज़म के अंदर हो रही होती है, तो सॉलिड फीड, मिल्क फीड जो है ना वो एबोमेज़म के अंदर ही जो है ना डाइजेस्ट होनी होती है काव की। इसीलिए जितनी जल्दी जो है ना हमारी कोशिश होती है कि काव्स के अंदर जितनी जल्दी जो है ना एबोमेज़म की डेवलपमेंट हो सके फ़ीड के ज़रिए, उसकी फ़ीड के अंदर चेंजेस करके, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जितनी जल्दी डेवलपमेंट होगी उतनी जल्दी जो है ना काफ का जो है ना ह्यूमन डेवलप होगा और उसकी फ़ीड की इनटेक अच्छी होगी और उसकी आप कह लें ग्रोथ अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ह्यूमन जो है ना फुली आप कह सकते हैं कि 8 वीक्स, विद इन 8 वीक्स जो है ना वो फुली डेवलप हो जाता है एक काफ के अंदर, और अडल्ट के अंदर भी तकरीबन आप कह लें कि इसको 8 से 12 वीक चाहिए होते हैं फुली डेवलप होने के लिए। तो हमने करना क्या है, एक आसान सा कुलिया है हमारे फार्मर हजरात के लिए कि आप लोग जो है ना अपने काफ की मिल्क के ऊपर अपनी जो है ना उसकी डिपेंडेंस देख लें, उसकी डिपेंडेंस देख लें कि कितनी है। अगर तो आपको लग रहा है कि मिल्क के ऊपर हमारे काफ की डिपेंडेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी फ़ीड जो है ना वो टोटली मिल्क पे काफ आपका इन्हिसार है कर रहा है और उसकी जो है ना फुली डेवलपमेंटल जो ह्यूमन की डेवलपमेंटल ग्रोथ है वो पूरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो इसके ऊपर जो ह्यूमन की डेवलपमेंट क्या है उसके ऊपर हमारे जो है ना 3-4 फैक्टर्स जो है ना वो बड़े असरअंदाज हो रहे होते हैं। उसके ऊपर आप मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता चलूँ। आज की वीडियो जो है ना हमारे डॉक्टर हजरात के लिए, फार्मर हजरात के लिए, इवन के मेरे लिए भी जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स क्या हैं जी? माइक्रोब्स जो है ना आप सबको पता है कि माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो ह्यूमन के अंदर नॉर्मली जो है ना अवेलेबल होता है, और ये माइक्रोफ्लोरा जो है ना एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का हो सकता है होता है। अब काफ के अंदर क्योंकि ह्यूमन की डेवलपमेंट बहुत कम होती है या स्लो होती है, तो उसके अंदर जो है ना ये माइक्रोफ्लोरा भी बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम काफ को जो है ना सॉलिड फीड या कोई फीड ऐसी दें या मिल्क दें जो माइक्रोब्स जो है ना उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जब जितने ज़्यादा माइक्रोब्स इसको डाइजेस्ट करेंगे काफ के अंदर उतनी ज़्यादा ह्यूमन की डेवलपमेंट जो है ना वो तेज़ होगी। अब एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जैसे ही एनिमल पार्चुरेट करता है, एनिमल सूता है, हम क्या करते हैं जी उसके बच्चे को उठा के फ़ौरन से जो है ना ले जाते हैं दूर।
तो और मोस्टली लोग जो है ना उसकी लिकिंग करने की जो है ना लिक करने ही नहीं देते एनिमल को। आजकल ज़्यादा जो है ना फार्म्स के ऊपर ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आम है कि हम जो है ना इतने ज़्यादा लिक नहीं करवाते। लेकिन रिसर्च जो है ना वो क्या कह रही है, रिसर्च कहती है कि जितना ज़्यादा आपका एनिमल अपने काफ को लिक करेगा और ख़ुसूसन बिलखसूस उसके मज़ल एरिया से जितना ज़्यादा काफ को लिक करेगा एनिमल, उसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया की प्रोडक्शन कह लें या एनएरोबिक बैक्टीरिया की जो है ना ग्रोथ कह लें, वो उतनी ज़्यादा होगी काफ के ह्यूमन के अंदर। अब देख लें, अगर जितने ज़्यादा एनिमल के अंदर माइक्रोब्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी फ़ीड की डाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा फ़ीड की डाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन की डेवलपमेंट के चांसेस होंगे। तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीज़ होंगे माइक्रोब्स, डाइजेशन इंक्रीज़ होगी, डाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो फ़ीड इनटेक इंक्रीज़ होगा, फ़ीड इनटेक इंक्रीज़ होगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन की डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी। तो पहले नंबर पे हमने माइक्रोब्स पे बात की। दूसरे नंबर पे इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फीड के एनिमल जो है ना सॉलिड फीड को इंजेस्ट कर सके। अब काव्स जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो सॉलिड फीड को प्रीफर नहीं कर रहे होते, वो ज़्यादा जो है ना मिल्क फीड को ही प्रीफर करते हैं और मिल्क फीड ही जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो लेकिन काव जो है ना अगर हम उनको हे वगैरह दें तो तकरीबन 7 से 10 दिन के ऊपर जो है ना वो फीड या वंडा कह लें आप, सॉलिड फीड लेना शुरू करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि कुछ काव्स जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन के ऊपर भी इस तरह की फ़ीड लेना शुरू कर देते हैं, सॉलिड फीड। तो यहाँ पे जो डिस्कशन करने की बात यह है कि कुछ काव्स जो होते हैं ना वो दूसरे काव्स को देख के भी थोड़ा बहुत जो है ना फ़ीड को मुंह लगाते हैं, सॉलिड फीड को या वनडे को। तो इंजेक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इंजेक्शन ये है कि जितनी ज़्यादा हम जो है ना फ़ीड अच्छी देंगे, सॉलिड फीड अच्छी सॉलिड है, अच्छी फीड से मुराद आप सोयाबीन वगैरह दें। सोयाबीन के अंदर जो है ना फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उतनी जल्द ही फीड जो है ना काफ लेगा तो डाइजेस्ट होगी। जितनी जल्दी काफ की फीड डाइजेस्ट होगी उतना ज़्यादा काफ जो है ना इंटेक बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा काफ का इंटेक बढ़ेगा नो डाउट ह्यूमन के अंदर माइक्रोब्स भी बढ़ेंगे और ह्यूमन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ह्यूमन की डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है ना ह्यूमन की डेवलपमेंट के अंदर अहम किरदार अदा करेगा इंजेक्शन। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना अच्छी क्वालिटी की जो है ना सॉलिड फीड जो है ना वो बनानी है। इसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि जो ईज़िली फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स हों वो काफ को ऑफ़र करें, ताकि काफ जो है ना उनको एक तो इंटेक उसकी बढ़े, उसकी डाइजेशन बढ़े। जैसे ही डाइजेशन बढ़ेगी तो वो इंटेक नो डाउट उसकी इंटेक बढ़ेगी। जब उसकी इंटेक बढ़ेगी तो ह्यूमन के अंदर कैपेसिटी बढ़ेगी और कैपेसिटी बढ़ेगी तो ह्यूमन की डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी के साथ होगी। तीसरे नंबर पे हम बात करने लगे हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो वोलेटाइल फैटी एसिड्स भी क्या होता है? वोलेटाइल फैटी एसिड्स जैसा कि हमने इंजेक्शन बढ़ाने के लिए जो है ना हाईली फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स दिए, इसी तरह अगर हम हाईली फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल को देंगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एनएरोबिक माइक्रोब्स जो है ना इनको वोलेटाइल फैटी एसिड्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स। ये वोलेटाइल फैटी एसिड जो है ना ह्यूमन के अंदर जो पेपिलरी डेवलपमेंट हो रही होती हैं, ह्यूमन के जो पेपिलाई डेवलपमेंट होते हैं उनकी प्रोडक्शन को, उनकी डेवलपमेंट को बढ़ाता है। जब उसकी डेवलपमेंट बढ़ेगी तो नो डाउट आपके जो है ना ह्यूमन की कैपेसिटी, ह्यूमन की डेवलपमेंट वो बढ़ेगी। जब ह्यूमन की डेवलपमेंट बढ़ेगी तो काव्स के अंदर जो है ना एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ह्यूमन जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। चौथे नंबर पे है जी रेट ऑफ डाइजेशन। कि पहले नंबर पे हमने कोशिश की है कि एनिमल के अंदर, काफ के अंदर माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़े। दूसरे नंबर पे हमने जो है ना उसकी फ़ीड इंटेक को बढ़ाने की कोशिश की है कि उसकी इंजेक्शन सॉलिड फीड की या बढ़े। तीसरे नंबर पे हमने कोशिश की है कि उसके अंदर जो है ना वोलेटाइल फैटी एसिड्स उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो ताकि ह्यूमन की डेवलपमेंट बढ़े। अब चौथे नंबर पर है रेट ऑफ डाइजेशन। रेट ऑफ डाइजेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनिमल के अंदर, काफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि फ़ीड जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो, जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी का पार्ट बने। तो ये कैसे होगी? ये ऐसे होगी जी, वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है ना आपने वही कार्बोहाइड्रेट्स दिए, उनसे वोलेटाइल फैटी एसिड बड़े। वोलेटाइल फैटी एसिड ने जो है ना पेपिलरी प्रोडक्शन को, पेपिलरी की डेवलपमेंट को ह्यूमन की उसको बढ़ाया। जब पेपिलरी की डेवलपमेंट
किसी भी काफ के अंदर बढ़नी है तो नो डाउट र्यूमन की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। र्यूमन की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनिमल के अंदर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगी। जब उनकी अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगी तो नो डाउट वो उसकी जो है ना ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा असरअंदाज होंगे। इस तरह सॉलिड फीड का रेट इनटेक, जैसे ही वो सॉलिड फीड या फीड डाइजेस्ट होगी, उसका इंडाइजेस्टेड पार्ट जो है ना उसको रिमूव आउट करने की ज़रूरत होती है। जब वो रिमूव होगा और डाइजेशन फीड बढ़ेगी तो उसके लिए जो है ना रेट ऑफ इंजेशन, रेट ऑफ आप कह लें इनटेक या रेट ऑफ डाइजेशन वो बढ़ जाएगा एनिमल का। एनिमल जो है ना वो ज़्यादा फीड लेगा। एक तो ये है। दूसरा, हम जो है ना टोटली फीड मिल्क फीड कर रहे होते हैं तो हमने फीड के इंटेक को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टली जो है ना मिल्क की फीड को भी कम करना होगा। आप कह लें कि आप अच्छी क्वालिटी का मिल्क दें, लेकिन आप अपने काफ को जो है ना सॉलिड फीड के साथ साथ उसकी मिल्क क्वालिटी जो है ना मिल्क क्वांटिटी उसकी मिल्क क्वांटिटी को आप लोगों ने कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। जैसे ही आप उसकी मिल्क क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे तो काफ जो है ना आपकी एक सॉलिड फीड की तरफ और आप कह लें है वगैरह उसको ज़्यादा खाएगा। जैसे ही एनिमल ज़्यादा खाएगा तो उसका ह्यूमन की डेवलपमेंट के जो है ना बेहतर होगी, अच्छी होगी, फास्टर होगी। तो इसीलिए 4 से 5 वीक का काफ जो है ना आपका, अगर आपकी फीड अच्छी है, सॉलिड फीड में आप वंडा है वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी फीड अच्छी है तो आपका काफ 4 से 5 वीक के ऊपर भी वींड हो सकता है और वो होली स्लोली जो है ना आपकी सॉलिड फीड के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। बेशक इसके साथ आप जो है ना अपने मिल्क की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दें या आप कम भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं, लेकिन ये टोटली जो है ना आपकी फीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सॉलिड फीड के ऊपर और उसकी इंटेक के ऊपर। तो ये सारे जो है ना फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं और इनकी इम्पोर्टेंस आपके सामने रखी है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह करने से आपके काव्स के अंदर मोर्टेलिटी वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि उसको डाइजेशन के इश्यूज़, उसके जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ वो मोस्टली रिज़ॉल्व हो जाएंगे जितनी जल्दी हम ह्यूमन की डेवलपमेंट काव्स के अंदर कर सकेंगे। तो कल इंशाल्लाह काव्स के अंदर जो है ना डाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं या किस किस तरीके से जो कौन कौन सा प्रोसेस हो के काफ के अंदर जो है ना फीड की डाइजेशन होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा किस जगह पे जो है ना हम आप कह लें कि फ़ॉल्ट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ताकि हम उस हिस्से को जो है ना उस पर वर्क कर सकें और अपने काव्स को मोर्टेलिटी से बचा सकें। क्योंकि पूरे फार्म की जो आप कह लें कि होली स्लोली फार्म की डिपेंडेंस जो है ना वो काव्स के ऊपर होती है। प्रोजनी ही जो है ना फार्म की जान होती है। तो इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको बेहतर लेके चल सकते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसी के ऊपर बात करेंगे। काव्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है और कौन सी फीड दें तो वो कितने % डाइजेस्ट होगी और कैसे कैसे काफ के अंदर जो है ना वो हमें बेनिफिट देगी और काफ की मोर्टेलिटी को, काफ के अंदर डिजीज़ को कंट्रोल करेगी। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।